अशोक जी, कुछ कुछ चीजें मैं मुझे याद आ रही हैं, जहन में आ रही हैं। मतलब जब मैं शायद पहली बार दिल्ली गया होऊंगा या दूसरी बार गया होऊंगा, यंग था, पढ़ाई लिखाई खत्म की थी, नौजवान था, ग्रेजुएशन में रहा होऊंगा था। तो मेरे कुछ बड़े साथी थे, वो मुझे दिल्ली का एक इलाका दिखाने लगे जिसको जीवी रोड कहते हैं। और मैंने जीवी रोड पे बड़े बड़े उस तरह के लोग देखे जो बड़ी कौतूहल भरी निगाहों से छज्जे से झांकती हुई महिलाओं को देखते थे। और उस जमाने में संवेदनशील होते थे, कविताएं लिखते थे, तो हमारे जहन में बड़ा आता था, ये लड़कियां कहाँ से लाती हैं और कितनी पीड़ित रहती है। फिर उस तरह की पिक्चर देखी, देवदासियों के बारे में पढ़ा, फिर कोलकाता का सोनागाछी बाजार देखा। एक एक देश के लाखों करोड़ों लोग हमने ऐसे देखे जिनको समाज अछूत मान लेता है। अगर ये पता चल जाए कि ये लड़की सेक्स वर्कर है, तो वो समाज में सबसे ज्यादा गंदी, सबसे ज्यादा खराब है। ये वाला तलक है, जो उसको खराब कहते हैं वही पुरुष रात के अंधेरे में उसके पास आते हैं। क्या कारण है ये दोहरा चरित्र कभी खत्म नहीं हो पाया इस देश से? फुगेट में मैंने देखा, थाईलैंड में मैंने घूमा, मुझे वहाँ कभी नज़र नहीं आया, कभी पढ़ने में नहीं आया कि 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया और 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। जब ज़हन में सेक्स रहता है और ज़बान पे रा ईश्वर का नाम रहता है, तो गंदगी अगर दिमाग में भरी हुई है, तो वो फिर गंदगी तो रहेगी रहेगी, आप ऊपर से कितनी आचरण करें। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये क्या पुरुष प्रधान समाज और पुरुष प्रधान मानसिकता, ये दोहरा चरित्र, इसमें कुछ रोक करेगा? या क्या यौन शिक्षा पे देश बात करना शुरू करेगा? सेक्स एजुकेशन पे बात करना शुरू करेगा? सेक्स टेबू नहीं है, सेक्स एक बड़ी कॉमन चीज है। रजनीश को मैंने पढ़ा, वो कहता है आप दुनिया में जिस चीज में जगह से आए हैं, आप उसी को बड़ा खराब मान के बात करते हैं। तो ये जजमेंट क्या कोई वृहद रूप लेगा सुप्रीम कोर्ट का? माइक अनम्यूट कर लीजिए अशोक जी, माइक माइक। मुझे लगता है हम इस जजमेंट को बहुत सारे एंगल से बेवजह देख रहे हैं। मैं पैनलिस्ट की इस बात को मानता हूं कि सेक्स कभी इलीगल इस देश में नहीं था, लेकिन इसको किसी ने परिभाषित नहीं किया था। इसीलिए मोरल पुलिसिंग के नाम पे पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, ये बेसिकली सेक्स वर्कर को ब्लैकमेल करते थे। पूरे देश में वेश्या व्यवसाय चलता है और पुलिस डिपार्टमेंट में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें वेश्या व्यवसाय का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जो चलता है। सवाल है कि आज वेश्या व्यवसाय को व्यवसाय माना है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई नया कानून नहीं बनाया और इसके लिए कोई पार्लियामेंट में नया कानून बनाने की जरूरत भी नहीं। यदि विलिंगली कोई महिला अपने शरीर को बेच के एंटरटेनमेंट करके लोगों का यदि एक व्यवसाय मानता है और सर्वोच्च न्यायालय व्यवसाय मानता है, तो अब ये लीगल हो गया है। अब पुलिस इसमें ये नहीं कह सकती कि भाई तुम इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, कि साहब इसको मैंने पैसे दिए, ये मुझे एंटरटेन कर रही है, ये कमरा है होटल का जहां हमने दोनों ने आइडेंटिटी कार्ड देके एंट्री की है, दोनों बालिग है, तो ये हमारा अधिकार है। मुझे याद है मुंबई में 2 साल पहले पुलिस ने एक मुंबई के आउटस्कर्ट के एक रिसोर्ट पे छापा मार के कारपोरेट सेक्टर के कई दिग्गजों को पकड़ा था, जो सब अपने सेक्रेटरी के साथ पाए गए। बाद में हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को लताड़ते हुए ये कहा कि यदि ये दोनों बालिग है और अपने मर्जी से जा रहे हैं, चाहे शादीशुदा है या नहीं है, यह आपको किसने अधिकार दिया कि उनके लाइफ में इंटरफियर करे? उनकी लाइफ की प्राइवेसी है। यदि कोई महिला किसी पुरुष के साथ सोना चाहती है, तो इसमें आप कौन होते हुए रोकने वाले कि भाई तू शादीशुदा है, क्यों कर रहा है? ये उनका पर्सनल मामला है। ऐसे कई डिसीजंस है इस कोर्ट के जो लागू होते हैं जिसके समय समय पे। अब आया वेश्या व्यवसाय पे। हमारे यहाँ पे यदि हम हिंदुइज्म में जाएं, क्योंकि हिंदू बहुल राष्ट्र है, ये 2080 की बात होती है, तो हमारे धर्म में तो वेश्या का कोई मतलब परहेज तो है नहीं। ऋग्वेद में सबसे पहले इसका जिक्र होता है। ऋग्वेद के बाद जो लगातार लिटरेचर आया है, इसमें कई फॉर्मेट में इस लिटरेचर में वेश्या व्यवसाय को रेखांकित किया गया है। कभी किसी को नगर वधु कहलाते हैं, तो कभी रूप जीवा है, कभी गणकार्य है, कभी देवदासी है। ये तमाम पोर्शन है। उज्जैन की जो जनपद थी, एक पुराने जमाने में डेमोक्रेसी मथुरा में हुआ करती थी, उज्जैन में हुआ करती थी, जो कुछ लिटरेचर बताता है पुराने, उसमें जो सबसे बड़ी वेश्या होती थी गांव शहर की, उसको नगर वधु कहते थे। और नगर वधु को एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, और वो नगर वधु जो है वो वीटो पावर के साथ थी, क्योंकि राजा का ऐसा मानना था
या जो नगर पंचायत, जो जनपद का ऐसा मानना था कि नगर के लोगों की सही क्या चाहते हैं नगर के लोग, ये उसको पता है, क्योंकि कई लोग उसके पास जाते हैं, वो लोगों का मन टटोलती है। तो ये कानून पास करने के पहले उसका जरूर, यदि उसने मना किया वीटो पावर, तो वो कानून पास नहीं होता था। ये हमारे यहाँ हमारा इतिहास है। हमारे यहाँ और पुराणों में यदि जाए तो अप्सराएं भेज भेज के कई बार जब सरकार भगवान देवताओं ने लोगों का तपस्या भंग की है, तो उन अप्सराओं को कैसा यूज कर रहा था? एज ए सेक्स वर्कर ही यूज होते थे। या स्वयं अमृत मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन हुआ, और उसमें जब अमृत निकला और बंटवारे के लिए जब राक्षस हावी हो गए, तो विष्णु ने एक लावण्यवती स्त्री का रूप लिया और राक्षसों को रिझाते हुए कहा कि मैं आपको अपने हिसाब से दूंगी, और उस महिला के सौंदर्य पे मुग्ध हो गए राक्षस, और उसको कहा कि बस आप जैसा कहेंगे वैसा आप मानने को तैयार है, और सारा अमृत भगवान में बढ़ गया। ये कहानियां इस बात को बताती है कि महिलाओं का उपयोग हमेशा हुआ है। अब साहब ने कहा कि इनकम टैक्स, मुझे लगता है कि अपने देश में भिखारी भी यदि इनकम करता है तो उसको इनकम टैक्स देना होता है। मुझे प्रॉब्लम ये होगी कि यदि अभी इसको सर्विस माना गया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार सर्विस टैक्स वसूलेगी या क्या करेगी, उसका क्या रेटिंग होगा, उसका जो पेमेंट होगा वो लीगल होगा इलीगल होगा, क्योंकि वर्तमान में ये सरकार टैक्स लेने से बाज नहीं आती, जहां जगह मिले वहां जाती है। तो यदि वो सर्विस में आता है तो सर्विस टैक्स होता है। मुझे लगता है कि अब वो टैबू धीरे धीरे समाज से खत्म हो गया। मैं आपको याद दिलाऊं, एक देवयानी चौबल नाम के एक पत्रकार हुआ करते, उसको धर्मेंद्र जी ने रास्ते पे पीटा था क्योंकि उसने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर के बारे में छापा था। लेकिन अब समय ये आ गया है कि हमारे हीरो और हीरोइन, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, वो लिव इन में सालों रहते हैं, किसके साथ रहते हैं और शादी किसी के साथ कहते हैं। कैटरीना कैफ से लेके ऐसे कई उदाहरण हैं कि उनके किसी के साथ 2 महीने रही, किसी के साथ 8 महीने रही, किसी के साथ 1 साल रही, फिर शादी किसी के साथ, और समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आपने जो सनी लियोनी का नाम लिया वो तो बेहतरीन उदाहरण, एक पोर्न एक्ट्रेस हिंदी फिल्म में एक्सेप्ट हुई है और बाकायदा उसकी पिक्चरें आती है और लोग देखते हैं, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, तो समाज में सुधार हो गया। लेकिन हमारे यहाँ 2 टाइप का मोरल पुलिसिंग होता है। क्या वेश्या व्यवसाय जरूरी है? 99.9% इस धंधे में आने वाली महिलाएं मजबूरी में आती है, क्योंकि जीवन व्यापन का कोई और साधन नहीं। जब कुछ नहीं तो शरीर बेचती है, जो कुछ नहीं। अभी अमेरिका में जब मिल्क पाउडर की बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो खबरें ये भी आ गई कि वहां पे महिलाएं अपना दूध बेच रही, ये मजबूरी है। तो क्या समाज की संरचना इतनी हमने बुरी बनाई है कि यहां महिलाओं को कोई और काम नहीं तो अपना शरीर बेचना पड़ता है? बहुत ही कम महिलाएं होंगी जो अपने चॉइस से जाती हो, लेकिन यदि कोई मजबूरी में जाती है तो ये फिर समाज का ये एक अलग फैक्टर है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, वो निर्णय मौजूदा कानून को फिर से परिभाषित करता है। यदि हाँ, वो भी ये कहता है कि आप चकला घर नहीं चला सकते, लेकिन इंडिविजुअल सर्विसेज दे सकते। तो इस कानून से मुझे लगता है कि जीबी रोड के जो कोठे वो लीगलाइज नहीं होंगे। हाँ, जीबी रोड पे काम करने वाली लड़की यदि इंडिविजुअल किसी को बुलाती है, वो इंडिविजुअल केस यदि होता है तो वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, इस ट्रेड में ज्यादातर महिलाएं जो बाद में जब धंधे पे लग जाती है तो वो मजबूरी का सौदा होता है, लेकिन इनिशियली उनको फंसा के लाया जाता है, उनको बेचा जाता है। उसके लिए सरकार क्या करती है, और जैसे अभी जलेन जी यहाँ बैठे हैं कि जो बहुत समाज सेवा करते हैं, ये लोग लगातार रेड करते हैं, ये लोग खबर देखते हैं, लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। गंगूबाई का उदाहरण किसी ने दिया, गंगूबाई बिल्कुल विलिंगली नहीं आ रही, लेकिन गंगूबाई ने जब देखा कि इसके सिवा कोई चॉइस नहीं है, और जब उसने वो चॉइस अपना लिया, उसके बाद फिर उसने उन अधिकारों के लिए लड़ा। लेकिन पूरी लड़ाई में गंगूबाई इसलिए नहीं लड़ती दिखाई देती है कि उसके साथ जो गलत किया वो और लोगों के साथ नहीं गलत हो, इसलिए वो प्रधानमंत्री से नहीं मिलती। क्योंकि गंगूबाई का ओरिजिनल चरित्र जो पिक्चर में आया वो बहुत फिक्शियस है, मुझे बहुत फिक्शन बना के रखा है। ओरिजिनल गंगूबाई ने बाद में पठान के साथ मिलके, यूसुफ पठान के साथ मिलके बाकायदा वो लेडी डॉन बन गई।
वो जमीनी खाली करवाने से लेके बाकी तमाम स्मगलिंग के लेके सारे तमाम दरबार लगा के अपना वहां पे वो सॉल्व करती। लेकिन फिल्म में बहुत कुछ नेगेटिव वो काट के बताया गया, जो ओरिजिनल स्टोरी गंगूबाई की ये है। तो ये इस बात से कम पुलिस का ये चढ़ावा खत्म हो जाएगा। और ये जो महिलाएं हैं, यदि किसी ने पुलिस ने कुछ कहा तो वो डंके की चोट पे कहेगी सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मेरे मर्जी से कर रही हूँ, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। ये उनके तक जाना चाहिए मैसेज। और मुझे लगता है कि ये मैसेज गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई अखबार नहीं, मीडिया नहीं जिसने इसको बहुत बड़े अच्छे तरीके से नहीं छापा। तो ये मैसेज गया। दूसरी बात, जो बच्चों के लिए तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो भी बच्चा कोई मिलता है तो उसको सेक्स वर्कर ही समझता है। एक वेश्या की यदि बेटी है तो उसको सेक्स वर्कर करके अरेस्ट किया जाता है। उनके साथ एक न्याय होगा, ये मुझे दिखाई देता है। और आजकल मतलब आजकल वो भी लोग काफी, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनके बच्चे अच्छे खासे बड़े जॉब करते हैं। ये बात अलग है कि एक बच्चा फिर बड़ा होकर जब अच्छा स्टेटस पा लेता है तो फिर उसके उस माँ ने जो उसको धंधा करके पाला है उसको शर्म आने लगती है। ऐसी भी कई केसेस है कि वेश्याओं ने अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया, बाद में बच्चों ने नहीं। ये सारा सामाजिक एक बुनियाद, समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत है। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का कानून है वो बहुत बढ़िया है, मतलब निर्णय जो है बहुत बढ़िया है। इसके लिए नए कानून बनने की जरूरत नहीं है। पुराने कानूनों में ये अपने अधिकार है। यदि मैं स्वेच्छा से कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो हाँ, आप वेश्या व्यवसाय गार्डन में नहीं कर सकते, वेश्या व्यवसाय पब्लिक जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंडिसेंस एक्ट आप पब्लिक जगह पे नहीं कर सकते। लेकिन आप अब ये जो बार बार आती है कि हमने एक ग्राहक भेज के, नकली ग्राहक भेज के जो लड़की को पकड़ लिया और एक बड़ा धंधा, या स्पा सेंटर पे हमने छापा मारा, अब वो छापे होंगे नहीं। क्योंकि स्पा सेंटर में यदि कोई लड़की मसाज करते करते किसी को सर्विस दे रही है, विलिंगली दे रही है, उसको पैसा मिल रहा है, तो उसमें तीसरा आदमी कोई कह नहीं सकता। तो ये स्पा सेंटर को ब्लैकमेलिंग, ये लगातार ये सारी चीजों से मुझे लगता है कि ना ब्रेक लग जाएगा। एक सेकंड अशोक जी माइक अनम्यूट करके बताइए कुछ, क्या कह रहे हैं, माइक अनम्यूट करके। नहीं, मैं मानता हूँ कि पुरुष भी सेक्स वर्कर है, और एक तृतीय पंथी लोग भी सेक्स वर्कर का काम करते हैं, पुरुष तक ही सीमित नहीं है। लेकिन जो नहीं एक मिनट, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इक्वल नंबर में है, वो इक्वल नंबर में नहीं है। वो अभी भी 80-20 का रेशो आप पकड़िए, क्योंकि जितने स्पा सेंटर है वो लड़कियां होती है, जितनी आपने चकला घर देखे वहां लड़कियां होगी, जितने कॉल गर्ल्स के यदि आप वेबसाइट पे जाके एस्कॉर्ट सर्विस देखेंगे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स जो आ रहे हैं इस प्रोग्राम को देख के, उस कमेंट में हम सबको लफंगा कहा गया है, और कहा गया है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को साथ देकर ये वेश्या व्यवसाय को जस्टिफाई करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने मुझे और संजय को अपने एक्सपीरियंस शायद शेयर कर रहे हैं, ऐसी बात कही है। सवाल वो नहीं है, ऐसे अंधभक्तों की कमी नहीं है। दुर्भाग्य हमारे देश में है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हें अपने हिंदुत्व के बारे में मालूम नहीं। उन्हें ये पता नहीं है कि शिवलिंग की पिंड क्या है, उन्हें ये मालूम नहीं सृजन क्या है। ये जब भी जाते हैं खजुराहो में तो वो यौन मुद्रा देखने जाते हैं, वो आर्ट देखने नहीं जाते। ऐसे कुंठित लोग कई होंगे जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल है इन सभी से, जो कुंठित लोग हैं उनसे, आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यवसाय यदि वो करती हो तो व्यवसाय माना जाए, उसमें प्रताड़ित नहीं किया जाए। लेकिन कभी अपने गरेबान में झांक के देखिए, आप उस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं जिस समाज में एक लड़की को अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। आज यदि सर्वोच्च न्यायालय का हम बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा किया, तो लेकिन हमारे प्रोग्राम में मैंने ये भी कहा कि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम समाज में लड़कियों को वो स्थान नहीं दे पा रहे कि उसको अपना शरीर बेचना पड़ रहा है। तो इसलिए लड़की हो, लड़का हो या तृतीय पंथी हो, यदि कोई शरीर बेचता है तो मैंने कहा था 99.9% लोग मजबूरी में बेचते हैं। वो मजबूरी किसकी वजह से? समाज में हम सब लोग हैं, हमारी वजह से। तो जो सुन रहे हैं, जो हमको लफंगे कह रहे हैं, थोड़ा गरेबान में जाके हमें लफंगा कहने सुनने का आदी है, क्योंकि हम राष्ट्रद्रोही हर रोज होते हैं, हम पाकिस्तान और चाइनीज रोज होते रहते हैं, तो उसमें नहीं है। लेकिन ये जो सोच है, हम इनका ये जो समाज ने जिस महिलाओं को प्रताड़ित किया, मजबूर किया धंधा करने के लिए, और जब धंधा करती है तो फिर उसके ऊपर मोरल पुलिसिंग से फिर उसका शोषण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम एक शोषण तो रोका, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को सैल्यूट। सर्वोच्च न्यायालय ने एक पार्ट तो देखा, दूसरा पार्ट जो है वो समाज को ठीक करना है। ये ठेकेदार जो है आप लोग, ये आपको करना है साहब, हम आपकी भी सराहना करें। मैं एक लाइन और आगे जाके कहता हूं, मैं और आगे जाके बोलता हूं
इस देश में शरीर बिक्री करने वाले महिला हो, पुरुष हो, तृतीय पंथी हो, उनका रिकॉर्ड सरकार से भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। कम से कम जो पैसा लेते हैं तो सेवा देते हैं। तुम लोग तो झूठ बोल के लोगों को फंसा के पैसे लेते हो और देते कुछ नहीं। तो वर्तमान में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनसे 10 गुना अच्छे हैं ये लोग, और सर्वोच्च न्यायालय ने उनके लिए किया, तो फिर एक बार साधुवाद सर्वोच्च न्यायालय।